नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्टेड किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं इस बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए और कुछ चीज़ें जानना चाह रहे थे। वो क्या क्या बातें हैं जो स्टूडेंट्स के मन में हैं वो जानना चाहते हैं, उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीटी यूपी एग्ज़ाम में क्या आप चीटिंग के लिए सोच रहे हैं? ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जैसा जानते हैं कि AKTU के यानी जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड से संचालित हो रहे हैं, और जुलाई में ही उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ ब्रांचेस के हो सकता है अभी भी बचे हों या चल रहे हों। तो डेली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखिए, यूट्यूब पर देखिए, FB पर देखिए, या कहीं भी आप जो अदर जो प्लेटफॉर्म है उनमें आप देखिए, तो लगातार कुछ स्टूडेंट्स और कुछ दूसरे लोग इस तरीके के वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में चीटिंग कैसे किया जाए। 100% चीटिंग का तरीका, फुल प्रूफ चीटिंग का तरीका, आप कैसे लैपटॉप रखें, कैसे मोबाइल रखें, हेल्पर की सहायता कैसे लें, कैसे आप मोबाइल को रख के उससे गूगल में सर्च करके देखें, ये इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आप देखिए सोशल, उसमें व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। इससे पता चल रहा है कि जो BT UP के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में रुझान रख रहे हैं। देखिए, परीक्षा शब्द तो ऐसा है कि हर किसी को घबराहट होने लगती है। परीक्षा का नाम सुनते ही थोड़ा बहुत डर होना, भय आना शरीर में, तो ये तो स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं चीटिंग के बारे में, या जो नहीं भी सोच रहे हैं लेकिन उनके मन में उत्सुकता है कि क्या हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यदि हम करेंगे तो हमको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे छात्रों के मन में ये जो सवाल हैं ये उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका होने जा रहा है उसमें आपको चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको इसके लिए ऑनलाइन कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जैसा कि वीडियोस में या सोशल मीडिया साइट्स पर इस समय जो चल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, स्पेशली AKTU के बारे में जो वीडियोस बना कर जिस तरह से अपलोड कर रहे हैं लोग। तो अब आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि छात्र घबराएं नहीं, बिल्कुल उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, सकारात्मक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जिसको जानने के बाद आपके मन से जो डर है या भय है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अब हम ये भी बात करेंगे कि बिना चीटिंग किए भी परीक्षा में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि BT UP का अभी तक का क्या अपडेट है, पूरा अभी तक जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छात्र छात्राओं के संज्ञान में लाई जा चुकी हैं। तो उसमें जो मुख्य बातें हैं उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो सम सेमेस्टर और जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है अंतिम वर्ष की, उनकी परीक्षा का जो टाइम टेबल है या स्कीम आप कह लीजिए वो, या परीक्षा कार्यक्रम कह लीजिए, वो आपका जारी हो चुका है और BT UP की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया गया है। और होपफुली सभी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी शेयर किए जा रहे हैं तेज़ी से। तो उम्मीद करता हूँ सभी छात्र छात्राओं तक पहुँच गया होगा। इसके अलावा आपकी जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, और उसमें उसी दौरान मॉक टेस्ट भी होना है, तो उसकी भी डेट आपको बताई जा चुकी है। फाइनल ईयर के लिए क्या डेट है, फाइनल ईयर के अतिरिक्त जो अदर ईयर्स हैं उनके लिए क्या डेट है, ये पूरा बताया जा चुका, और मैंने भी एक वीडियो अपलोड करके आप सभी को अपडेट कर दिया था। अब ये भी आपको पता है कि जो अंतिम सेमेस्टर हैं या अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए जो प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न रहेंगे और समय 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा, 1 घंटे 30 मिनट का। और जो अन्य सेमेस्टर या वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 25 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में, और 60 मिनट या 1 घंटे का समय रहेगा।
इसके अलावा कुछ और मुख्य बातें हमको पता चली जो उसमें पत्र के माध्यम से बताया गया था कि परीक्षा ऑनलाइन बहुविकल्पीय एमसीक्यू के माध्यम से ही होगी। ये तो क्लियर है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दिया है वो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी फाइनल ईयर के जैसे 50 नंबर का है तो 50 में यदि आप कुछ गलत टिक भी लगा दोगे तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी या कोई उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अब ये मैं अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के जो डर है मन में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये अब अगली एक जो महत्वपूर्ण बात, इसको भी लेकर भी छात्र बहुत चिंतित हैं और डर है क्योंकि पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं और स्वयं के साधन से दे रहे हैं। तो किसी का इंटरनेट यदि परीक्षा के दौरान बाधित हो जाता है तो क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे इस संस्था के ही काफ़ी फ़ोन कर रहे थे कि सर अगर अचानक इंटरनेट हमारा बंद हो गया तो हमारा तो करियर खराब हो जाएगा, हम लोग परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। तो इस संबंध में भी जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए थे बीटी यूपी की तरफ से, उसमें भी ये बताया गया कि यदि किसी वजह से आपका इंटरनेट बाधित हो गया, मान लीजिए बरसात हो गई या मौसम खराब हो गया या किसी और कारण से आपका इंटरनेट कोलैप्स हो गया, कुछ देर के लिए बाधित हुआ, आपका सिस्टम लॉग आउट हो गया, तो आप उसको दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, इवन 15 मिनट बाद भी आप करेंगे तो हो जाएगा। बस उसमें ये कहा गया था 15 मिनट बाद यदि आप करते हैं तो जो आपके जो ऑप्शन है उनका क्रम परिवर्तित हो सकता है और जो अनुत्तरित प्रश्न है उनके भी क्रम परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी उसमें आपको लॉगिन करने का पूरा मौका दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जैसे ही और लॉग आउट होता है उसको दोबारा लॉगिन कर लीजिए, आपको पूरी परमिशन रहेगी, उसमें कोई छात्र छात्रा जरा भी परेशान ना हो, ना टेंशन ले। बस आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले से ही ऐसा नेटवर्क लीजिए जो आपके क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क रहता हो, स्ट्रेंथ जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती हो, ताकि आपको कोई परेशानी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में ना आए। अब एक चीज़ जो महत्वपूर्ण कुछ बातों को हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो आप समय से जो डेट्स आपके लिए बताई गई हैं तिथियां, उसमें आप डेमो टेस्ट में प्रतिभाग करिए। अपना ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उन तिथियों में, निर्धारित तिथियों में पूरा करके पूरी प्रक्रिया को जो परीक्षा की है डेमो टेस्ट अच्छे से दीजिए कि प्रश्न कैसे हमको दिखाई देगा लैपटॉप में स्क्रीन पे, कैसे हमको आंसर देना है, सब चीज़ अच्छे से करके बढ़िया से देख लीजिए और पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा आप जो भी परीक्षा देने जिससे जा रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि मेमोरी फुल तो नहीं है, स्पीड अच्छी है कि नहीं है, नेटवर्क जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, वेबकैम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अनिवार्य है। आपको जैसा कि बताया गया था कि जो आपका वेबकैम है और आपका जो माइक्रोफोन है ये ऑन रहना चाहिए और ये कंपलसरी है। और अपने क्षेत्र में जो नेटवर्क की उपलब्धता के बारे में भी अच्छे से जान के पता कर लीजिए, और हो सके तो एक और सिम एक्स्ट्रा रखे रहिए दूसरी कंपनी का उसी मोबाइल में, अगर आप दे रहे हैं या किसी भी उसमें दे रहे हैं तो नेट चलाने के लिए, ताकि एक का इंटरनेट चला जाए तो दूसरे से चला करके आप अपनी परीक्षा दे सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये मैंने आपको इसलिए डिस्कस की ताकि हमें एक निरंतरता बनी रहे अपनी बात को समझने में और समझाने में, और एक तरह से आपको फिर से अपडेट्स मिल जाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब हम एक छोटे से विचार करते हैं जो लड़कों का डर है, जो घबराहट है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है कि जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे। 4 विकल्प अतिरिक्त हो सकता है कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया जाए, उसमें पूछ लिया जाए, या कुछ तरीके के ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुविकल्पीय आना है, उसमें कुछ विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको सही विकल्प को चयन करना होगा। अब जो बात मैंने आपको अंडरलाइन किया था उस पर जरा देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसका मतलब कोई पनिशमेंट हमको नहीं मिलना है। तो यदि 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 50 में आप सपोज करिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका विषय से कोई मतलब नहीं, यदि वो देने जाए परीक्षा और पूरे 50 में से अगर सही और सटीक अनुमान लगा करके उसमें लगा दे तो उसके भी 15, 20, 25 नंबर वैसे आ जाएंगे। यानी जो स्टूडेंट सब्जेक्ट से भिज्ञ भी नहीं है वो भी यदि टिक लगा देगा और सही और सटीक अगर टिक लगा दे तो उसका भी हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप तो इतने दिनों से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हुए सेल्फ स्टडी आपने की है, अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपसे बताया था नोट्स जिस तरह से बनाने के लिए बना लिए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए
कि जो भी प्रश्न है, अब आप एक 50 प्रश्नों की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनल ईयर के लिए, 50 प्रश्न उनके आना है। आप सोचिए आपने पूरा सिलेबस अपना पढ़ लिया, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए, तो आप सोचिए क्या 50 में से आप 15, 20, 25 क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे, बेसिक पूछे जाएंगे। आप खुद से सोचिए कि 50 में से जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो फुल फॉर्म होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, उससे रिलेटेड सीधे सीधे प्रश्न 20-25 तो आपको वैसे पूछेंगे। मान लीजिए 50 में से चलिए 25 प्रश्न, 20-25 प्रश्न बहुत कठिन आएंगे, तो चलिए उनको अभी हम मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20-25 प्रश्न तो आप कर पाने में सक्षम हो पाएंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, एक एक लाइन के शब्द भी उसमें सेंटेंसेस भी लिख लिए हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, या कुछ आपने स्पाइडर नोट्स या शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बनाता हूं। तो आप एक कल्पना करिए कि आप 50 में से आप 20 या 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं होंगे? तो बिल्कुल हो पाएंगे। यदि साधारण स्टूडेंट, बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है, तो वो भी 50 में से 20-25 क्वेश्चन पूरी तरह से कर पाने में सक्षम होगा। ये 100% ट्रू है बिल्कुल, यदि उसने पढ़ाई की है, थोड़ा भी ऊपर ऊपर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे हैं और पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज किया है। अब बात कर लेते हैं कि यदि 20-25 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो बाकी 20-25 क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, तो बाकी जो बचते हैं 20-25 क्वेश्चन, उसमें से 5-6 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे हों जिसका आपको एक कन्फ्यूजन हो 1-2 प्रश्न में, कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि ए वाला सही है कि सी बी वाला सही है, कि ये दो में कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, दो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए कि दो ये तो हो नहीं सकते, दो में से कन्फ्यूजन है। तो वो अगर आप अपना विवेक का और स्मार्ट तरीके से यूज करें, तो वो भी आप अगर टिक लगा देंगे तो वो भी उत्तर कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। अब आप एक कल्पना करिए, अब बचे जो प्रश्न है तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। तो आप देखिए, सपोज करिए आपने 25 से 30 प्रश्न कर लिए, मान लीजिए कि आपने 20 प्रश्न बिल्कुल सही किए 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 20 प्रश्न ठीक हो गए, 5 प्रश्न में आपने जो कन्फ्यूजन वाले थे वो आपने वो भी कर लिए, तो उसमें से मान लीजिए 5 में एक आध गलत भी हो जाएगा, तो फिर भी आपके 2-3 आपके सही रहेंगे, तो लगभग 23-24 मार्क्स हो गए। अब आप देखिए, एक मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताता हूं या स्मार्ट एक टेक्निक बताता हूं, जो कि हमेशा से आप खुद आजमा कर देखिए, उसको करके देखिए। मान लीजिए 50 प्रश्न हैं और एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आने हैं, तो सोचिए जो पेपर बनाने वाले हैं तो वो हमेशा इस तरीके से ऑप्शन सेट करते हैं कि सभी के ऑप्शंस बराबर बराबर रहें, यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके इतने ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही होगा, कुछ प्रश्नों के बी ऑप्शन, इतने प्रश्नों के सी ऑप्शन, इतनों के डी ऑप्शन। तो मान लीजिए 50 का पेपर है, तो हम मान लेते हैं कि 12-12 सभी के सही है, 12 ऑप्शन ए के होंगे, 12 ऑप्शन बी के, 12 सी के, 12 डी के, लेकिन कोई एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। तो जैसे 12 चौक 48 हो गया, 2 बच रहे होंगे, तो किसी में 12 की जगह हो सकता है 14 हो जाएं। तो एक मोटा मोटा अनुमान लगाइए कि लगभग 12 प्रश्न एवरेज हो सकते हैं जो एक ऑप्शन के सही होंगे, या तो ए के सही होंगे, हो सकता है कि अब रेशियो मैंने बताया कम ज़्यादा हो सकता है 12 ना हो के किसी ए के हो सकता है 10 ही प्रश्न सही हों पूरी जब आंसर शीट मिले, बी के हो सकता है 14 सही हों, सी के हो सकता है 16 हों, और बाकी जो बचे हों वो डी के सही हों। तो एक मोटा मोटा अनुमान आप मान के चलिए कि ऐसा होता ही है, पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि एक ही ऑप्शन ज़्यादा ना रख दिए जाएँ। लेकिन अगर जो ऑप्शन ज़्यादा रखा है, मान लीजिए उसी में स्टूडेंट ने तुक्के लगा दिए, तो उसके तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ किए ही। तो अब आप सोचिए, अब आपको करना क्या है। जब आप 25 प्रश्न आपने कर लिए सही, 20 आपने बिल्कुल सही किए कॉन्फिडेंस के साथ, 20 पक्के थे, 5 में से आपके मान लीजिए 3-4 सही निकल गए, एक आध गलत निकल गया, तो बाकी 25 बचे। तो आप जो आपने प्रश्न कर लिए हैं उनमें से देखिए आपने ए के ऑप्शन कितने किए हैं, बी के ऑप्शन कितने किए हैं, सी के कितने किए हैं और डी के कितने आपने सही किए हैं। तो एक लिख लीजिए, ए के 4 हैं, बी के 10 हैं, सी के जो है तो 12 हैं, इस तरह से सब देख लीजिए। तो जो ऑप्शन आपके सबसे कम हो, मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा हो कि जो आपने किया उसमें से कोई ऑप्शन ही ना हो, जैसे डी का सपोज करिए ऑप्शन आपने जो लगाए हैं उनमें से कोई था ही नहीं, सब आपने ए में किया या किसी में बी में या सी में। तो अब आप सोचिए बाकी जो बचे प्रश्न हैं उसमें से डी के 10 से 12 प्रश्न तो होंगे ही होंगे ना बचे। तो अगर आप सारे भी एक डी में लगा दोगे तो भी आपके 10 से 12 नंबर और आपके हो जाएंगे, तो वैसे ही आपके 35-40 नंबर हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो आपको मैंने बताया, तो इस तरह से ये आपका हो सकता है बी या सी में से हो, कि बी और सी के बहुत कम हो, ए के 2 ऑप्शन आपने लगाए हों। तो बाकी आप ये चीज़ मान लीजिए कि जब 25 आपने सही लगाए तो 25 में से बी या सी के कम से कम 12 हो सकते हैं, और आपकी किस्मत अच्छी रही, लक अच्छा रहा, तो हो सकता है 16 प्रश्न उसके ऑप्शन के सही हों, या 18 प्रश्न सही हों, या 12 प्रश्न सही हों, या 10 प्रश्न सही हों। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको बिल्कुल भी, यदि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी की है, स्टडी आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। आपका इतनी मेहनत आप कर लीजिए कि वैसे ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैंने आपसे बताया कि यदि आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टफ प्रश्न आपको 10-12 लग रहे हैं, तो आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के द्वारा या एलिमिनेशन मेथड के द्वारा यदि आप बाकी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका भला हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इससे उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इसका आप लोग यूज़ करिए। आप जो पुराने जो एसएससी जेई के पेपर्स थे, जो वैसे जो एक्चुअल में जो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट के पेपर होते हैं, उनके आप ऑप्शंस ढूंढिए और उनमें मिलाइए कि कितने कितने ऑप्शंस आपके दिए गए हैं और किस में कितने ऑप्शन सही मिले हैं। तो इसका आपका टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं सॉल्व करने के बाद। यदि आप बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत कम प्रश्न ऐसे बचें जो आपसे करने को रह जाएं। तो इसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स होते हैं, जैसे आपको हमेशा जो बचे हुए प्रश्न है उसमें ये देखना चाहिए कि डी ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त सभी जिसमें लिखा रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं, कहीं वो ऑप्शन तो सही नहीं है। तो या बी सी या ए में से कोई टिक कर रहे हैं तो डी ऑप्शन एक बार जरूर देखना चाहिए आपको कि डी ऑप्शन में क्या लिखा है। तो हमेशा ऐसा अगर कोई लग रहा हो कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता तो उस पर ना लगा करके आप जो जिस पे रिस्क लेना चाहिए कि जिस पे सटीक बिल्कुल आपको उम्मीद हो कि नहीं ये आपने पढ़ा था तो इससे मिलता जुलता ये है, ये इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक आप कॉन्सेप्ट लगाकर या स्मार्ट तरीके से सॉल्व करके आप अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं बिना कोई चीटिंग किए हुए। अब मैं आपको पढ़ाई का जो तरीका बताया हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो कोई भी स्टूडेंट, नॉर्मल भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि उसके 35 से 40 नंबर ना आए। और एक बहुत अच्छा अगर स्टूडेंट है तो उसके परसेंट 40%, 45 नंबर से ज़्यादा ही आएंगे 50 में से। एक बात आप जान लीजिए। कुछ और चीज़ें जो मैंने आपसे बताई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मैं देखता हूँ, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो न्यूज़ चल रही हैं, उसमें आप सोचिए कि जो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है एमसीक्यू जो कराए जा रहे हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट हैं जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा रही हैं। आपने नेट पर देखे भी होंगे। मैंने भी जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है उसमें बहुत सारी लिंक भी शेयर की थी स्टूडेंट्स को कि आप इनसे भी करते रहिए जो हम लोग करा रहे हैं टीचर्स लोग, उसके अलावा अतिरिक्त भी। तो होता क्या है, जो पेपर बनाने वाला है जिसने प्रश्न पत्र सेट किया होगा, तो आप सोचिए यदि उसके पास किताबों में उसको आंसर नहीं मिला होगा तो उसने क्या किया होगा, वो वेबसाइट पर जाएगा वो व्यक्ति और वेबसाइट में सर्च करेगा। मान लीजिए किसी को अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर सेट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देना है, तो वो जाएगा, हो सकता है उसको कोई वेबसाइट में से अच्छी लगे तो उन्हीं में से वो प्रश्न उठा करके 50 का सेट आपको बना करके रख दे। तो इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा AKTU में हो चुका है कि किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से ही बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते पूछे गए उसी तरीके से। हो सकता है मेहनत करने वाला अगर कोई प्रश्न पत्र सेटर है तो हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस उसमें कर दे, उसके न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बदलाव कर दे या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछ ले या जो उसका क्रम था वो बदल दे। तो ये चीज़ें उसमें हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना है कि MCU कराने वाली जो वेबसाइट्स हैं विभिन्न, जो आप सर्च करके डालिए, जैसे उदाहरण के लिए आप अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स MCQ या अप्लाइड मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ऐसा डालेंगे जब गूगल में तो जो अच्छी टॉप की वेबसाइट होंगी वो 5-10 खुल के आएंगी। तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्चुअल नोट्स या स्पाइडर नोट्स, वो सामने रखिए और उस वेबसाइट के एक एक प्रश्न को देखते जाइए जल्दी से। तो आप खुद देखकर समझ जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट बनाएगी आपको सारे प्रश्नों के जवाब आते हैं। जो प्रश्न आपको अलग हटके लगे उसको तुरंत आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वो एक लाइन में सिर्फ कि ये प्रश्न ये था और इसका आंसर ये है। इस तरीके से आप बनाते चलिए, उसको सारा लिख डालिए। तो वो आपकी ऐसी 5-10 वेबसाइट जो अच्छी टॉप की वेबसाइट हैं जिसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं किसी भी विषय से संबंधित और किसी भी ब्रांच से संबंधित। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई छात्र है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अपने सब्जेक्ट का नाम डाल के सर्च करिए, जो वेबसाइट आ जाए उसके देखिए और MCQ किस तरह के हैं। तो आपने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं क्या उनसे हटके कुछ क्वेश्चंस आपको जो हैं वो मिल रहे हैं, तो जो जो मिल रहे हैं उसको अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। तो ये आपके काम आने वाला है। और मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट या शॉर्ट नोट्स में आप बहुत आलसी हो अगर आप, तो एक एक शब्द ही लिख लीजिए, मेन हेडिंग जो कठिन शब्द हो, जो जिसका उत्तर सही हो वही लिखते जाइए, तो भी हो सकता है आपको आंसर याद रहे। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप ऑनलाइन उसको सॉल्व करेंगे प्रश्न पत्र को। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे बताई कि जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं उनसे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि शायद थोड़ा सा अलग हटके हों, तो उनको भी आप निरंतर सॉल्व करते रहिए, उनको आपको सॉल्व करना है।
अब मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको तरीका बताया है पढ़ने का, आप स्पाइडर नोट्स के रूप में या शॉर्ट नोट्स के रूप में या कॉन्सेप्चुअल नोट्स के रूप में बनाइए। और आप कलरफुल पेन का, मतलब हरे, लाल, गुलाबी, हाइलाइटर का, नीले पेन से, डायग्राम के द्वारा, अपनी ट्रिक्स के द्वारा ये याद करके अपनी डायरी में जो नोट्स हैं वो इस तरीके से ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके अभी काम आने वाला नहीं, ये आपके आगे भी भविष्य की तैयारियों को प्रदर्शित करता है कि जेईई की तैयारी किस तरह से आपको करना है और एक आपको आइडिया मिलेगा। तो ये आपको काम जरूर कर लेना है। और मैं कलरफुल की बात क्यों करता हूँ, बात बहुत छोटी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव लाती हैं। वो बदलाव कैसे लाती हैं, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जो क्रिएटिव पार्ट है, हमें जो माइंड है वो कलर्स उसको पसंद है। आप देखिए कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो विभिन्न अच्छे कलर्स हों, दिख रहे हों, किसको अच्छा नहीं लगता चारों साइड अपने देखें, तो वो जो कलर्स होते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पर, माइंड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इस तरीके की जो कलर से चीज़ की हुई होती हैं, हाईलाइट की हुई चीज़ें होती हैं, उनको माइंड जल्दी हमारा एक्सेप्ट करता है, ग्रहण कर लेता है और लंबे समय तक उनको याद कर रखता है। इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ कि कलरफुल पेन्स का, स्केच पेन का, हाईलाइटर का, इन सब का प्रयोग करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत आलसी अगर आप हैं, आलस आप करते हैं, तो एक एक लाइन का ही बना लीजिए, एक एक शब्द ही लिख लीजिए, कम से कम जो मेन शब्द हो, जैसे किसी चीज़ का फुल फॉर्म है, सपोज करिए BEE का फुल फॉर्म है, तो उसी को लिख लीजिए। फिर कहीं से दूसरा मिला जो आपको नहीं है तो उसको लिख लीजिए। तो यही आपकी चीज़ें इतने अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेंगी कि जब आपका पेपर होगा तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, हमको इससे बहुत हेल्प मिली है। और आगे के लिए जो आप जेईई बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो हमेशा आपके काम आएगा। यही सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। तो मेरा आपको यही सलाह है कि परीक्षा में चीटिंग मत करिए और ना ही आप उसके लिए अभी से प्लानिंग करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हम कैसे चीटिंग करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि AKTU के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हमने ऐसे चीटिंग की थी, आप ऐसे चीटिंग करिए, आप मोबाइल को इस डायरेक्शन में रखिए, आप हेल्पर को यहाँ बैठा लीजिए ताकि किसी को पता ना चलने पाए, आपकी आई का जो मूवमेंट है वो ना हो, तो आप चश्मा लगा लीजिए। तो बहुत सारे छात्र छात्राएँ इसी में प्लानिंग करने में लगे। वो इस वीडियो में ऐसे बता रहे हैं जैसे कि पढ़ाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और स्टूडेंट्स को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ यही नकल ही करना है। आप सोचिए ये जो चल रहा है चलन, और जो नकल का, या कोई नकल कर रहा है या नकल करके जो पास होगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये एक न्यूज़ है AKTU की, जो कि आप देख पा रहे हैं, आप नेट में सर्च करके देखिएगा। कई सारे और उसमें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था कि ये झांसी का मामला है। उसमें जो कुछ छात्र थे वो क्या हैं, वो छात्र नकल ऑनलाइन उन्होंने नकल किया और प्रॉक्टर ने उनकी मदद किया, जो ऑनलाइन प्रॉक्टर थे। तो वो मदद करने के बाद क्या हुआ, ये खबर लीक हो गई और जो कॉलेज था वहाँ का, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इस समय हाईलाइट हो गया। अब आप सोचिए कि हाईलाइट होने से वहाँ के जो प्राइवेट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप जब प्राइवेट कंपनीज कोई हायर करेंगी, उनको जॉब लगना होगा, तो क्या उस इंस्टीट्यूट के बच्चों को जॉब देंगी? आप ये चीज़ सोच के देखिए। जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छे बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा में भी, बीटेक में भी, जो प्राइवेट में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मान लीजिए नकल के लिए वो कॉलेज हाईलाइट हो गया कि वहाँ पर नकल बहुत बड़े पैमाने पर की गई, वहाँ के बच्चों ने ऑनलाइन चीट किया। तो जो कंपनीज, हम भी वो न्यूज़ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जो कंपनीज जो हायर करने वाले हैं वो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैं अब आपको उदाहरण सहित बताता हूँ कि बहुत सारे जो ऐसे प्राइवेट जो पॉलीटेक्निक्स है, वो उनकी इमेज किस तरह से ख़राब हो जाती है कि जो अभी कई सारे मैंने आपको जॉब वैकेंसी के लिए अपडेट किया था, बताया था, निकलती तो उसमें लिखा रहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से उन्हीं के बच्चे हम अलाउड करेंगे, प्राइवेट कॉलेज के नहीं करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज के इसी वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के नकल के प्रकरण आ जाते हैं, कोई इस तरह के आ जाते हैं, जबकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कुछ अदर स्टूडेंट्स की वजह से जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन स्टूडेंट्स का करियर भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उनके करियर में भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो वो नौकरी, जब आप अच्छी कंपनीज में जाइए, नौकरी के लिए जब हायर करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाइए, तब ये चीज़ पता चलती है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट में नकल नहीं होती है या बच्चे नकल नहीं किए होंगे और मेहनत से पढ़े हैं, इसलिए उनको वो प्रेफरेंस देते हैं। तो अब आप सोचिए कोई भी गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, अगर इस तरीके के प्रकरण में आपका नाम आएगा या आपके खिलाफ
इस तरह की कार्रवाई होगी तो वो आपके करियर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगी, इसके साथ साथ आपके कॉलेज का भी नाम खराब होगा। तो प्लीज़ आप इस रास्ते पे मत चलिए। चॉइस आपकी है, आपको सही चॉइस करना है, आपको गलत चॉइस में जाना है या सही चॉइस में, ये फैसला आपको करना है। लेकिन मेरा अगर आप बात मानिए तो आप सही फैसला लीजिए और सही रास्ते पर चलिए। अपना डिसीजन जो आपका पॉजिटिव वे में है उसको ले जाइए और मेहनत के अलावा किसी और चीज़ पे फोकस आप मत करिए। तो हमेशा से एक चीज़ याद रखिए कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए और इस चीज़ का हमेशा विश्वास रखिए कि परिश्रम का फल सफलता ही है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, आपने परिश्रम की है, मेहनत की है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, आपको सफलता 100% मिलेगी। सदैव सकारात्मक रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हमेशा यदि सकारात्मक रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में बहुत आगे जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। तो अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं तो ये सोच कर करिए कि ये सब आप पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही सब जो आपके किसी भी विषय के जो आप पढ़ रहे हैं वो सारे विषय आपको जेईई में पूछे जाएंगे, अदर कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि उसकी प्री प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप पहले से कर रहे हैं। ये आपको जो इसका रिजल्ट होगा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका रिजल्ट परीक्षा का वो आपको बताएगा कि आपको जेईई की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको बताएगा। और यही परिश्रम आगे आपके काम आएगा और आपको एक सुखद एहसास देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अब एक लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे सवाल किया था, वो सवाल ये था, स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर यूएफएम के बारे में कुछ बताइए, अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स में जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम प्रॉक्टर टाइप एग्जाम होना, यानी ऑनलाइन प्रॉक्टर, जैसे इन्विजिलेटर होते हैं क्लास में ड्यूटी करते हैं तो ऑनलाइन वो प्रॉक्टर बैठे रहेंगे, तो वो आपको नज़र पूरी रखेंगे और जब कोई आप गलत काम करेंगे तो वो आपको वार्निंग देंगे कि भाई आप ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं, हम आपको परीक्षा से निष्कासित कर देंगे या आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए प्रॉक्टर जो होते हैं तो हमारी आपकी तरह इंसान ही होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जैसे थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स ने गलती किया तो वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि नहीं बेटा अब मत करना ऐसा, देखो गलत कर रहे हो, इसको ऐसा मत करो। तो इस तरह एक दो बार वार्निंग देके छोड़ देते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन उन्हीं प्रॉक्टर्स में से कुछ ऐसे प्रॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो बहुत तेज होते हैं, जो जरा सी भी स्टूडेंट ने गलती किया हो सकता है उसको उनका फॉर्म में नोट कर लें या बीटी यूपी को सूचित कर दें, तो आगे चल के वो सब आपके मन में एक तनाव, टेंशन बने, एक तनाव का माहौल बने, तो वो आपके लिए एक अच्छा एहसास नहीं देगा और वो चीज़ उचित भी नहीं है। और बाकी आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको देखिए नॉन प्रोग्रामेबल टाइप, प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर भी अलाउड है। आप रफ करने के लिए एक सादा पेपर भी अपने पास रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं। तो आप अपनी सही स्थिति में, प्रकाश की व्यवस्था ठीक है, आपकी स्क्रीन में आपका फेस सब सही से दिख रहा है, आप अपना आराम से कर रहे हैं, तो कोई आपको कार्रवाई करने वाला है, ना आपका सिस्टम शट डाउन होने वाला है, ना स्क्रीन होने, कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि शुरू में बहुत बच्चों को बहुत इस तरह से डराने वाली चीज़ें आई और बच्चे बहुत घबरा रहे थे कि जरा भी आपने आई मूवमेंट किया तुरंत सिस्टम लॉग आउट कर लेगा और आपको बाहर कर देगा, आप जरा से स्क्रीन से बाहर चले गए। तो आपका जो एम है वो सही होना चाहिए, आपकी नीयत सही होना चाहिए, आप सही से कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर दाएं बाएं आप गर्दन हो जाएगी या थोड़ा बहुत आगे पीछे आप हो जाओगे या वो करने लगोगे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो कोई ऐसा नहीं कि सिस्टम अपने आप लॉग आउट हो जाएगा या आपको बाहर कर दिया जाएगा या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ें हैं, प्रकाश होना चाहिए, आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अच्छे से आप उसको करिए, सॉल्व करिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। कोई आपको दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है, उसके लिए आप बिल्कुल भी अपने मन में भय ना पालें। जो मेहनती बच्चे हैं वो मेहनत पर अपनी विश्वास रखें, परिश्रम करें। जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है, स्मार्ट तरीके से नोट्स बना करके जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। एक एक शब्द भी लिख लेंगे, अगर आप जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, कोई आपके आसपास रहते हो, उनके साथ बैठ करके रिवीजन कर लीजिए। एक एक दिन भी आप अगर टाइम देंगे रिवीजन के लिए तो आपके सारे सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे। और जो मैंने आपको तरीका बताया है उन तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास होंगे और एक आपको अच्छा एहसास होगा कि चलो हम मेहनत से अपनी अच्छे नंबर ला करके पास हुए हैं।
तो किसी से और तुलना मत करिए। कोई नकल कर लेगा तो हमसे ज़्यादा ले आएगा, कोई नकल करके अगर 50 में 50 भी ले आएगा तो वो इस तरीके के मार्क्स उसके कहीं काम आने वाले नहीं है। 50 में 50 ले आएगा उसको एक प्रश्न भी नहीं। और आप एक चीज़ जान लीजिए, जिस लड़के के 50 में 50 आएंगे तो या तो वो टॉपर होगा या गलत तरीके से नकल करके पास हुआ होगा। वो जब इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाएगा और उसके मार्क्स कोई देखेगा, उससे एक प्रश्न ही ऐसा दाग देगा और वो नहीं बता पाएगा तो उसकी सारी इमेज खराब हो जाएगी। तो इससे बिल्कुल वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका मतलब है कि इसने नकल करके पास हुआ है ये स्टूडेंट। तो जो भी सीखिए कॉन्सेप्चुअल सीखिए, अच्छे से मेहनत करके सीखिए और इस तरह से सीखिए चाहे आज कोई आपसे पूछे बता दें, परीक्षा के समय आप उत्तर दे सकें, और उसके बाद भी यदि आपसे कभी कोई पूछे तब भी आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो। और चाहे कोई कंपटीशन के एग्जाम्स में भी वही प्रश्न आ जाए, जेईई के एग्जाम्स में, तो भी आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो। तो आप यूएफएम की चिंता बिल्कुल मत करिए। ऐसा कोई काम मत करिए कि आपको यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स के लिए आपको फॉर्म भरा जाए या बीटीई को प्रॉक्टर द्वारा सूचित किया जाए। इस तरीके का कोई काम आप करिए ही नहीं। पहले से अपना मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए, पूरी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्जाम दीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपका निश्चित तौर पर आपका भला होगा। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी तरीके की और उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।